हेलो दोस्तों, आज है 17 जनवरी। तो 17 जनवरी के जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उन्हें देखते हैं। तो कुछ नियुक्तियां हुई हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है नियुक्तियों को लेकर। जैसे विनीत जोशी बने हैं उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव। तो कौन से जोशी? विनीत जोशी बने हैं उच्च शिक्षा विभाग के। तो पहला इनके बारे में था। दूसरा है बी के सिंह। अब जो बी के सिंह है वो मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। तो इम्पोर्टेंट है, बी के सिंह क्या बने हैं? मिजोरम के नए राज्यपाल। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अपने बीके सिंह क्या है, सैन्य प्रमुख हुआ करते थे। तो बीके सिंह बने हैं अब मिजोरम के। और उसके बाद अगला है संजय सुब्रमण्यम की एक आत्मकथा आई है। उस बुक का नाम है ऑन दैट नोट। तो ऑन दैट नोट, मेमोरायर ऑफ लाइफ इन म्यूजिक। तो संजय सुब्रमण्यम की जो आत्मकथा है उनकी संगीत जीवन और यादों को साझा करती है। चूंकि आत्मकथा इसलिए। तो ऑन दैट नोट किससे संबंधित है? म्यूजिक से संबंधित है। किसकी है? संजय सुब्रमण्यम की है। तो ये हुआ। अगला है वन प्लेनेट वन बैग अभियान। क्योंकि कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ मेला में बहुत सारे लोग पॉलीथीन यूज करेंगे। तो वन प्लेट वन बैग का एक अभियान स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है कि 15 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया है। और इसे जो उद्घाटन किया है इसका, वो किया है आरएसएस के प्रमुख हुआ करते थे, सह प्रमुख। वो है कृष्ण गोपाल ने। मेले में जो प्लास्टिक मुक्त बनाना है और कपड़े बैग और क्योंकि कपड़े बैग और स्टील प्लेट और गिलास का वितरण करना है। तो वन प्लेट और बैग के लिए है। वन प्लेट वन बैग। तो क्या होगा? मुक्त कपड़ा मुक्त बैग, मतलब कपड़े का बैग होगा, प्लेट होगा और गिलास होगा, ये होगा इसमें। अगला है भारतीय नौसेना के लिए MRSAM अनुबंध है। तो ये क्या है? तो भारत, मतलब इसमें 19 जनवरी 2025 को 2,960 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है। किसके साथ? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। तो जो इंपोर्टेंट रहेगा, भारतीय नौसेना ने एक अनुबंध किया है किसके साथ? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। अब चूंकि नौसेना का है तो किससे संबंधित होगा ये? तो भारतीय नौसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करना है। तो ये सरफेस होगा और ये सरफेस टू एयर मिसाइल होंगी लॉन्च करने के लिए। तो इसके लिए हमने MRSAM के साथ समझौता किया है। तो भारतीय नौसेना के जहाजों पर MRSAM प्रणाली को तैनात करने और भविष्य में नौसेना को मिसाइलों को एकीकरण करने। तो जो MRSAM क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर ये पूछ लेगा MRSAM तकनीक जो नौसेना में यूज हो रही है क्या है? तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके लिए समझौता किसके साथ किया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। तो QS क्या है? वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। तो इसमें भारत का प्रदर्शन दूसरे रैंक पे है AI डिजिटल और ग्रीन इंडस्ट्री के मामले में। तो AI डिजिटलीकरण और ग्रीन इंडस्ट्री में हमारा रैंक दूसरा है। और भविष्य के काम के लिए, अब चूंकि ये भविष्य की है, तो भविष्य का काम के लिए 99.1 के साथ दूसरे स्थान पर, अंक के साथ हम दूसरे स्थान पर हैं। और इसमें क्या देखा जाएगा? कौशल अकादमी, भविष्य का काम और आर्थिक परिवर्तन। और इन चारों अगर क्षेत्रों को जोड़ दें, कौन कौन से मूल्यांकन के क्षेत्र? कौशल, अकादमिक, भविष्य और काम। इन अगर चारों को जोड़ दें तो रैंकिंग बन जाएगी 25वीं रैंकिंग। मतलब AI और डिजिटल और ग्रीन इंडस्ट्रीज में कितना है? दूसरा रैंक है। ऐसे ही भविष्य में काम का दूसरा रैंक है। ये दोनों सेम। पर जो मूल्यांकन की अगर चार आयाम ये जोड़ दें, कौशल, अकादमिक, भविष्य और आर्थिक, तो इस हमारी रैंकिंग क्या हो जाएगी? 25 है रैंकिंग। इसे पहली बार चूंकि लॉन्च किया गया है, इसका पहला संस्करण है। तो लंदन जो स्थित है, क्वेकरेली करके साइमंड्स एक संस्थान है, उसने ये किया है। अगला भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। भारत मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब जो कार बाइक इनका एक एक्सपो लगा होगा, मेला टाइप का। तो शुभारंभ मोदी जी ने किया है। कहाँ पे करेंगे? नई दिल्ली में करेंगे। इसकी थीम क्या है? तो थीम बियॉन्ड बाउंड्रीज टू क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। यह भारत का सबसे बड़ा जो मोबिलिटी एक्सपो है और ऑटोमोटिव उद्योग को भविष्य पर केंद्रित है। तो ये कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 17 जनवरी के आसपास। तो ये है। इसकी थीम भी थोड़ा सही है, बियॉन्ड बाउंड्रीज का है। अगला है भारत रणभूमि दर्शन। नाम ये रणभूमि और दर्शन। तो रणभूमि का दर्शन करना, तो राजनाथ सिंह ने पर्यावरण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना का ये एक संयुक्त प्रयास है। तो पर्यटन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना का क्या है इसमें? इसमें ये है कि जो 1962, 71, 99 जो कारगिल वगैरह, सियाचिन और ये सारी जगह हैं, कारगिल युद्ध हुआ, सियाचिन का युद्ध, गलवान संघर्ष हुआ, ये सारे क्षेत्रों पर पर्यटन विकसित
विकसित करना है, लोग देखने जाएं ऐतिहासिक स्थल के लिए। तो जो सेना का 77वां दिवस है, सेना दिवस समारोह, उसमें महाराष्ट्र के पुणे में भारत रण दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया। तो एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कि 15 जनवरी को लॉन्च किया गया है, 15 जनवरी क्या था, 15 को 77वां सेना का दिवस था। दूसरा है कहाँ लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र के पुणे वाले एरिया में ये लॉन्च किया गया है। क्या, तो जो अपने जितने भी ऐतिहासिक जगह हैं बैटलफील्ड वाले एरिया, उनके दर्शन करने हैं। अगला है 76वां गणतंत्र दिवस। सेना का था वो, तो 77वां सेना वाला था। 76वां अपना गणतंत्र दिवस है। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं अपने मुख्य अतिथि बनकर। नाम क्या है, प्रबोवो सुबियांतो करके है, तो नाम है प्रबोवो सुबियांतो। पहले ही आ ही चुके हैं, 2024 में भी इन्होंने आए थे। तो पहली यात्रा करी थी, उसके बाद है, अब ये 25-26 जनवरी को रहेंगे। अब इंडोनेशिया का मैप देखना है, तो ये है इंडोनेशिया का मैप। तो हम इधर से अगर चलेंगे म्यांमार से होते हुए थाईलैंड वगैरह, तो इंडोनेशिया ये वाला एरिया इंडोनेशिया का पड़ेगा। इधर कौन सा, पैसिफिक ओशियन, इधर इंडियन ओशियन, और ये जावा, सुमात्रा, जावा, बाली वगैरह आइलैंड याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैप रहेगा, ये पूरा मैप है, इतना है इंडोनेशिया का क्षेत्र। जो कालीमंतन वाला एरिया है, ये ऊपर बोर्नियो आइलैंड वाला है, तो कालीमंतन और ये एरिया है, ये सुमात्रा, जावा, तो ये है। अगला है जस्टिस हैं के विनोद चंद्रन, बने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे अभी तक, केरल हाई कोर्ट के पहले रह चुके हैं, तो पटना के अभी थे, और ये यहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस के विनोद चंद्रन ये मुख्य नहीं बने हैं, मुख्य न्यायाधीश तो राजीव खन्ना ही है। ये उस उन लिस्ट में जो 33 होते हैं उनमें है विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन। उसके बाद है भारत और स्पेन ने क्या किया 2026 को, 25 नहीं है, कंफ्यूज हो सकते 25 से, 25 नहीं है, 25 तो स्टार्ट हो गई, 2000 जो 26 आएगी, उस 2026 को ड्यूल ईयर घोषित किया गया, मनाएंगे ड्यूल ईयर। इसमें क्या होगा डुअल ईयर में, कि हम सांस्कृतिक, पर्यटन, एआई सबको बढ़ावा देंगे, और भारत और स्पेन के बीच जो होगा रेलवे, स्वच्छता, ड्रोन, इन सारे क्षेत्रों पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे व्यापार में। तो व्यापार और फोकस क्या है, एआई और संस्कृति और पर्यटन के लिए। तो 2026 को डुअल ईयर किसके साथ मिलके मना रहे हैं, स्पेन के साथ। तो अभी जयशंकर जी गए थे वहां पे, जो यात्रा पे स्पेन की, तब ये घोषित किया गया है। अगला है तीसरा लॉन्च पैड की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी, तीसरे लॉन्च पैड की। तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र पर तीसरे लॉन्च पैड, अभी तक दो थे, तो वहां पे तीसरे लॉन्च पैड, ऐसे होते हैं कई सारे पैड, तो इधर इधर, तो तीसरा लॉन्च पैड अब बनेगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन में, तो एक ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन जो एनजीएलवी होंगे, नेक्स्ट जनरेशन जो होंगे वाले लॉन्च व्हीकल, उनके लिए लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। दूसरे लॉन्च पैड जो था वो स्मॉल लॉन्च के लिए था, जो स्मॉल वाले होते के लिए स्टैंड बाय के रूप में कार्य करना है। समय और लागत तो 4 साल में पूरा होगा, ये लगभग 4000 करोड़ इसमें रुपए है, तो 3984 रुपए है इसमें। तो ये तो क्या है, श्रीहरिकोटा में क्या, कौन सा पैड, तीसरा लॉन्च पैड अब बनाने जा रहा है। अब श्रीहरिकोटा की मैप देखें, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, तो ये रहा, बिल्कुल सीमा से ही लगा है, तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर। और ये उसी के नीचे ये चेन्नई है, तो चेन्नई तो तमिलनाडु में, तो चेन्नई यहाँ पे है, और श्रीहरिकोटा थोड़ा ऊपर की तरफ है, वो आंध्र प्रदेश में। अब है ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस का भव्य आयोजन। तो तिथि थी 17 जनवरी 2025, जो आज है, तो 17 जनवरी 25 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस का भव्य आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में। उद्देश्य क्या है, नौसेना के नागरिकों के असाधारण योगदान को सम्मानित करना। तो नेवल चूंकि है, नेवल तो नेवी वाला है, तो नौसेना का ही होगा। दिल्ली में हुआ है ये, रक्षा मंत्री इसके अतिथि थे। तो ये अगला है अंतरिक्ष के उपग्रहों की सफल डॉकिंग में भारत चौथा देश हो गया। जैसे दो सैटेलाइट ऊपर हैं, उन दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ना, डॉकिंग, अलग अलग अनडॉकिंग हो जाएगा। सैटेलाइट होती है तो कई सारी, तो उन्हें जोड़ना, अलग करना है, तो ये सब है। तो भारत इसमें चौथा देश बन गया है। तो इसरो ने पहली बार अंतरिक्ष के उपग्रहों की सफल डॉकिंग कराई है, उन्हें जोड़ दिया है। भारत यह उपलब्धि करने वाला रूस, अमेरिका और चाइना, तो अमेरिका है, रसिया है और चाइना, ये के बाद हम चौथे हैं। मतलब जापान ने अभी ये उपलब्धि नहीं हासिल करी है, ना कोई यूरोपीय कंट्री, मतलब जो ईयू का जो है मेन, तो न जाक्सा ने किया है ना ईयू ने किया है, तो इनने भी नहीं कर पाया। भविष्य के मिशन अपने क्या है, तो चंद्रयान, गगनयान, ये है।
स्पेस एक्स जो अभी अपना गया था मिशन स्पेड एक्स करके, SDX वन जिसमें दो थे चेंजर और दो टारगेट थे। तो SDX वन जो चेजर था टारगेट उपग्रहों को हमने तो ये दो उपग्रह थे SDX वन और SDX टू। इसमें चेजर और टारगेट इन दोनों को ही जरिए प्रक्षेपित किया गया था। इसके जरिए किसके PSLV C60 मतलब 60वां मिशन था। अब डॉकिंग में यही है, एक ये है उपग्रह, एक ये है, इन दोनों को जोड़ देना। तो ये डॉकिंग वाला है, तो इसरो ने इसे लॉन्च कर लिया है। अगला है हिंडनबर्ग रिसर्च का कारोबार बंद हो गया। अब हिंडनबर्ग क्यों फेमस था, पिछली साल फेमस था 2023 वाले और 24 में, ये 2 साल से चल रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी पर रिपोर्ट निकाली थी कि उन्होंने गलत तरीके से शेयर मार्केट में रुपए लिए हैं, तो ये घटना को उजागर किया था हिंडनबर्ग ने। अब हिंडनबर्ग ही समाप्त, मतलब हिंडनबर्ग ने अपना कारोबार बंद कर दिया गया है। तो ये शॉर्ट सेलिंग फॉर्म थी हिंडनबर्ग। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे नेट एंडरसन। तो इम्पोर्टेंट यही आ सकता है, कौन थे, नेट एंडरसन थे। शॉर्ट सेलिंग रणनीति इनकी हुआ करती थी। शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा, इन्हें पता था कि अगर रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर गिरेंगे, तो इन्होंने पहले ही उन शेयरों को बेच दिया था। तो ये है। अगला है भारत और अमेरिका द्वारा भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाए गए हैं। तो अमेरिका द्वारा जो भारतीय परमाणु, अब हुआ क्या था कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिका ने उस टाइम रोक लगा दी थी, मतलब भारतीय परमाणु अनुसंधान ना हो सके, ना ही शांतिपूर्ण के लिए अनुमति थी ना कैसे। फिर 2008 में क्या हुआ, 2008 में ऐतिहासिक फैसला हुआ भारत अमेरिका के बीच, और तब उस मामले क्या हुए, थोड़े आसान हुए, और दोनों देशों ने सहयोग की बात करी थी। तो उन्हीं के प्रतिबंध हटा दिया गया। तो अमेरिका ने 3 संस्थानों पर प्रतिबंध लगा रखा था, परमाणु संस्थानों पर, जैसे वार्गता भाभा अनुसंधान संस्थान केंद्र, दूसरा था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, तीसरा था इंडियन एयर अर्थ लिमिटेड। ये तीन को रोक लगा रखी थी, प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि उनका मानना था ये न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियर परीक्षण वगैरह के लिए भी यहाँ पे रिसर्च वगैरह चलती है, तो रोक लगा दिया था। अब क्या हुआ, हटा दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है ये। अब 8वां वेतन आयोग, तो मेन है इतना ही पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, 8वां वेतन आयोग। तो 8वां वेतन आयोग जो अभी लगने वाला है, इसमें जो 50 लाख कर्मचारी जो होंगे, केंद्रीय कर्मचारी, सैन्य बल कर्मचारी, और 65 लाख पेंशन होगी, इससे लाभान्वित होंगे। तो 50 लाख सरकारी जॉब वाले लोग और 65 लाख पेंशन वाले हैं, और ये सब लाभान्वित होंगे। जो 7वें वेतन आयोग का गठन क्या हुआ था, 14 में हुआ था, सन 2014 में। सिफारिशें 2016 से लागू हुई थी, और 26 तक ये प्रभावी रहेगा, क्योंकि 26 आने वाला है, तो ये प्रभावी होगा। इसमें बताया गया था जैसे 7,000 न्यूनतम रहेगा, मतलब जो न्यूनतम था वो 18 हो गया था, 18,000, वैसे ही पेंशन न्यूनतम 9,000 हो गई थी उस टाइम। अब वेतन आयोग समाजवाद से आधुनिकीकरण तक। तो वेतन आयोग में क्या होगा, जैसे आर्थिक सामाजिक विकास, इन सब के लिए वेतन आयोग की स्थापना करी जाती है, क्योंकि रुपए मिलेगा तो आर्थिक सामाजिक ये सब विकास होगा। और वैश्वीकरण के युग में सरकारी कर्मचारियों को लिए आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण में कर्मचारियों की बदलती जरूरतों के संबंध में उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। तो पहला वेतन आयोग, अब इनके क्रम तो नहीं याद रखने हैं, पर थोड़ा सा नजर देख लेते हैं। पहला वेतन आयोग 46 में बना था, 46-47 में, देश आजादी के टाइम पे। अध्यक्ष थे श्रीनिवास बरदराचार्य। तो श्रीनिवास बरदराचार्य जो थे पहले के थे। तो इतना काफी है कि पहले वेतन आयोग कब आया था, देश आजादी के समय, तब नहीं जब संसद बनी थी, तब जब देश आजाद हुआ था 1947 में। तो श्रीनिवास बरदराचार्य थे तब 55 रुपए प्रति माह न्यूनतम हुआ करता था, और अधिकतम 200 था। तो ये था। फिर अब ऐसे कई सारे हैं। दूसरा आया था 57 में, जो 57 में। तीसरा आया था 70 में। तो ऐसा नहीं है 5 या 10 साल पे हो, टाइम के हिसाब से अलग अलग नियुक्त हो रहे हैं। जैसे ये 10 साल के बाद था, उसके बाद है 80 के बाद, 70 के बाद 83 के आसपास आ जाए, फिर 94 के आसपास आएगा। उसके बाद है 2006 से 8 में। 7वां कब आया था, 14 से 16 के बीच में। अब 7वें का थोड़ा और देख लेते। बर्द नारायण पहले वाला था, और ये है A K माथुर जो 7वें के थे, क्योंकि अभी तक यही लागू था। तो 7वें के अध्यक्ष थे A K माथुर थे। तो ये थोड़ा जरूरी रहेगा। अगला है दार्जिलिंग के बारे में। तो दार्जिलिंग देश में पहला बायो बैंक और संग्रहालय। दार्जिलिंग में देश का पहला, पूरे देश का पहला है बायो बैंक और संग्रहालय। तो दोनों बनेंगे। तो दार्जिलिंग वाले एरिया में एक तो बायो बैंक वाला, और एक संग्रहालय बनेगा दोनों। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजी पार्क दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग का है पश्चिम बंगाल में। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। कौन सा, पद्मजा नायडू। अब ये देख के लगेगा साउथ जैसा नाम है,
पद्मजा नायडू। पर ये है कहाँ नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क? पश्चिम बंगाल में। तो यही है उद्देश्य, क्या है, लुप्त पाए प्रजातियों के डीएनए, क्योंकि बायो बैंक में क्या होगा, ये डीएनए वगैरह जीनोम वगैरह रखे जाएंगे। तो लुप्त पाए प्रजातियों के डीएनए, जीनोम, युग्मक, जैव विविधता, उत्परिवर्तन, जो म्यूटेशन होता है, जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च होगी इन सारी चीजों पे। प्रमुख प्रजातियां इधर कौन सी पाई जाती है, तो ये है लाल पांडा। अब पांडा जो सुनते हैं हम लोग, वो कहाँ पाए जाते हैं, जो चाइना में पाए जाते हैं। तो चाइना से सटा ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र है अपना, तो वहाँ लाल पांडा मिलते हैं, हिम तेंदुआ मिलेगा, साइबेरियन बाघ मिलते हैं, मिस्मीकातेन जैसी दुर्बल कुछ प्रजातियां मिलती हैं। अब दार्जिलिंग का मैप देखते हैं। तो दार ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगती है। मतलब पश्चिम बंगाल तीन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उनसे सीमा लगाता है। तो कितने से इंटरनेशनल, तीन, तीन देशों से लगाता है। अब पश्चिम बंगाल जो सबसे ज्यादा सीमा लगाता है वो बांग्लादेश से ही लगाएगा, नॉर्मल सा। पर जो पश्चिम बंगाल का ये एरिया है, दार्जिलिंग वाला एरिया, ये नेपाल से सीमा लगाता है और ये सीमा भूटान से भी लगाता है। तो दार्जिलिंग वाला एरिया नेपाल से और ये भूटान से सीमा लगाता है, और यही एरिया है चिकन नेक वाला। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कि पश्चिम बंगाल किस किस से सीमा लगा रहा है और दार्जिलिंग वाला एरिया कहाँ है। तो यही है दार्जिलिंग, जो चाय वगैरह के लिए फेमस है। अगला है फिक्की के बारे में। तो फिक्की, अब सभी अपना अपना अनुमान दे रहे हैं। तो फिक्की का अनुमान आया है जीडीपी ग्रोथ का 6.4 के आसपास है। पूर्व अनुमान 7 था, अब क्या है 6.4, और पिछली बार का 8.2 था ही था। तो उन्होंने कुछ अपना अनुमान घटा दिया है, तो 6.4 कर दिया गया है। तो बस यही है, फिक्की ने अभी थोड़ा घटाया है। अब थोड़ा फिक्की के बारे में देखते हैं। तो पहला है फिक्की के बारे में फुल फॉर्म इनकी। तो फिक्की की जो फुल फॉर्म है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI है। तो फिक्की में जो मेन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक है। व्यापार और उद्योग में अहम भूमिका ये क्या करता है, निभाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पुराने जो इंडस्ट्रियल संस्था है उनमें से एक है। नींव पड़ी थी 1927 में। तब गांधी जी के मार्गदर्शन में 1927 में घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम ठक्कर ने फिक्की की स्थापना की थी। तो घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर ने फिक्की की स्थापना की थी। तो घनश्याम दास बिड़ला का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा फिक्की के लिए, 1927 में, जब क्या साइमन कमीशन वाला चल रहा था घटना। उसके बाद है मुख्यालय इसका कहाँ है, फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में, मुंबई में नहीं है फिक्की का मुख्यालय। कंफ्यूज हो सकते हैं मुंबई से, मुंबई में नहीं है, कहाँ है, दिल्ली में है इसका मुख्यालय। तो इंपॉर्टेंट हो गया, घनश्याम दास बिरला 1927 और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिक्की करता क्या है, तो भारत के विकास में उद्योग को बढ़ावा देना, उद्योग को प्रोत्साहन सहायता देना, व्यापार को बढ़ाना, देश के भीतर देश के बाहर। तो पहले तो उद्योग को बढ़ाना, उद्योग बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो देश के अंदर भी बढ़ेगा, देश के बाहर भी बढ़ेगा। अब व्यापार बढ़ेगा, सब बढ़ेगा तो निवेशक आकर्षित होंगे। तो निवेशकों को आकर्षित करना और नीतियों में सहयोग। नीतियां कौन सी, सरकार और उद्योगों के बीच जो नीतियां बने, तो सरकार उद्योगों से पूछे, उद्योग सरकार से बात करे, तो ये नीतियां बनाने में सहयोग करना है फिक्की का। फिक्की की और भूमिका क्या है, जैसे समस्याओं का समाधान, उद्योगों की जो समस्याएं हो वो सरकार तक पहुंचे, समस्या का समाधान हो। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले होते हैं, सम्मेलनों का आयोजन करना भी इन्हीं का है काम। वैश्विक स्तर पर भारतीय उद्योगों को एक मंच देना, प्रमोट करना, मतलब विश्व के स्तर पर कोई मीटिंग हो रही है तो वहां पे क्या करना, भारतीय चीजों की बात रखना, और ये सब है। भारत में समृद्धि की बढ़ाना, जैसे व्यापार और निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, नई व्यापारिक नीतियां विकसित होंगी। कृषि का और खाद्य प्रसंस्करण, फूड क्या हो जाएगा, पैकेजिंग वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह होगा, जैसे क्या होगा, आय ही बढ़ेगी। तो क्या होगा, भारत की समृद्धि बढ़ेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर होंगे, पर्यावरण और ऊर्जा में बेहतर होगा। फिक्की की सदस्यता बड़ी, कौन कौन सदस्य होंगे फिक्की के, तो बड़ी कंपनियां, छोटे जो MSME होते हैं, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, और उसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो एक नहीं दो तीन राष्ट्रों में, कई राष्ट्रों में फैली हो, व्यावसायिक संगठन, ये सब इसकी सदस्य होते हैं। फिक्की का प्रभाव क्या होता है, फिक्की का भारत की अर्थव्यवस्था पे महत्वपूर्ण योगदान है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट आर्टिकल आज का है सुनीता विलियम्स को लेकर। तो सुनीता विलियम ने स्पेस वॉक की है। तो भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री है, 12 साल बाद ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना 8वां स्पेस वॉक किया, 8वां। उन्होंने स्पेस वॉक में उनके सहकर्मी थे निक हेग। तो निक हेग सहयोगी थे उनके साथ। तो ये क्या है, महिलाओं की जैसे बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अब स्पेस एक्स क्रू जो था वो अभी
टाल दिया गया है। स्पेस एक्स का क्रू 10 जो 10 था वो मार्च 2025 तक टाल दिया, मतलब कुछ टल रहा है एक साल से ये। अभी फरवरी में बात चल रही थी, अब मार्च तक ये टाल दिया गया, मतलब अभी तक वो लौट के नहीं आ सकती हैं, एक साल से वहां फंसी हैं। कुछ यह देरी अंतरिक्ष मिशन की जटिलता और सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर हो रहा है कि कहीं आने में जल्दबाजी करी और मिशन फेल हो जाता है, तो ऐसे कल्पना चावला की दुर्घटना हुई थी, तो ये वाली, तो इस वजह से ये लेट हो गया है फिर से।